हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं साइंस का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख ही रहा है पहला क्वेश्चन। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आपको क्या लिखना होगा इसमें? उत्तर देखते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है। हमने मेन चीज को अंडरलाइन कर दिया है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और इसके ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। इसके एक ओर भार होता है और दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण के लिए कैंची है, तराजू है, हैंड पंप है। तो आपको प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या लिखना होगा कि इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है। ठीक, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब जो है बीच में होता है, एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। इतना लिखना है आपको। उदाहरण के लिए आपको एग्जाम्पल देना है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में कैंची, तराजू, हैंडपंप। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, वसा को कितने समूहों में बांटा गया है। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? तो वसा को 3 समूह में बांटा गया है। पहला है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त और तीसरा है बहु असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा किसे कहते हैं? मक्खन है, शुद्ध घी है। मक्खन है, शुद्ध घी है, वनस्पति घी है, नारियल तेल है। ठीक, और असंतृप्त वसा मूंगफली है, सरसों है, जैतून का तेल है। मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल असंतृप्त वसा में है और संतृप्त वसा में मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल तेल है। और बहु असंतृप्त वसा में सूरजमुखी, सोयाबीन, मकई का तेल। बहु असंतृप्त वसा में सूरजमुखी आता है, सोयाबीन आता है और मकई का तेल आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। यह डीएलएड 2020 में आए थे, 2020 में। तो CaCO3 2HCl, CaCO3 + 2HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जब ये रिएक्शन होता है इनके बीच में तो कैल्शियम कार्बाइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक के बीच जब भी क्रिया होगी तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड और H2O जल निकलेगा। इसमें से जल निकलेगा 2H2O और CO2। और दोनों तरफ देखिए रिएक्शन भी बैलेंस है। यहाँ कैल्शियम 1 है तो यहाँ कैल्शियम 1 है, CO2 कार्बन 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1, 2, यहाँ 1, यहाँ 3 हो गया और H2 यहाँ पर 2H2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। पृथ्वी का उपग्रह जो होता है वो हमारा चंद्रमा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर दे रखा है क्वेश्चन। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। जो हमारा आकाशगंगा होता है वो उसमें असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहा जाता है। आपसे पूछेगा आकाशगंगा किसे कहते हैं तो आप कहेंगे असंख्य तारों का विशाल पुंज है। कुछ तारे जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, हम इस आकाशगंगा को यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। इसमें आपका 1 नंबर मिल जाएगा। सेकंड क्या है? सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। सौर मंडल के ग्रह
बुध ग्रह, शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण 8 ग्रह हैं आपके, 8 प्लैनेट है। है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप पृथ्वी को बीच में रखिए, पृथ्वी को आप बीच में रखिए, ये हमारी, रुकिए, यह हमारी अर्थ हो गई। इसके आगे हो गया मंगल बृहस्पति शनि और फिर अरुण वरुण, अरुण वरुण। और इसके आगे क्या आ जाएगा, पृथ्वी के आगे शुक्र है, बुध, पृथ्वी को बीच में रखिए। इसके बाद मंगल आ गया, वीक्स के नेम से भी हो जाता है, बीच में पृथ्वी रखिए तो इसके बाद मंगल से स्टार्ट करें। मंगल बुधवार नहीं आएगा, एक छोड़कर बृहस्पति आएगा, शुक्रवार नहीं आएगा, शनिवार आएगा। अरुण अरुण वरुण आपको याद रखना है और इससे पहले बुध शुक्र याद रखना है। तो इधर बीच में छूट गए हैं, इससे पहले आ जाएंगे बुध शुक्र। तो आपको मंगल एक छोड़कर फिर इसके नाम से भी याद रख सकते हैं। मंगल हो गया, बुध को छोड़ दीजिए, बृहस्पति हो गया, शुक्रवार को छोड़ दिए, शनिवार हो गया, अरुण वरुण हो गया और बुध शुक्र इधर आ जाएंगे आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारामंडल क्या है। तारामंडल क्या है, तारामंडल क्या है। कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल क्या है, आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन्हीं आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। आप कैसे डिफिनेशन याद रखेंगे, तारामंडल क्या है, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें हम तारामंडल कहते हैं, इन्हीं आकृतियों को ही हम तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। तो आप क्वेश्चन और डिस्क्राइब करने के लिए आप तारामंडल की डिफिनेशन रख देंगे कि कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कुछ तारामंडल के नाम याद रख लीजिए, वो हमेशा, जैसे सप्तऋषि है, ओरियन है, वृश्चिक है, ये तो ऐसे भी याद रहेगा, वृश्चिक सप्तऋषि है ना, ओरियन कृतिका, वृश्चिक ओरियन सप्तऋषि कृतिका, ये हमारे तारामंडल के नाम हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाया क्या है। छाया क्या है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। आप अपनी भाषा में रखें, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में बीच में रख देते हैं तो वस्तु जो होती है वो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती, रोक लेती है, जिससे वस्तु की दूसरी ओर जो है प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। जब कोई वस्तु है किसी प्रकाश के बीच में आ गई जो अपारदर्शी है तो कहाँ जाएगी, प्रकाश जाएगी नहीं, तो दूसरी ओर क्या बन जाएगा, प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। और यही प्रकाशहीन क्षेत्र क्या होता है, वस्तु की छाया कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ये आप याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा, ये सूर्य है हमारा, मान लीजिए ये हमारा सूर्य और सूर्य और पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये इसमें हमारा चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। जो चंद्रमा की छाया जो होती है ये पृथ्वी के आगे, तो जिसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, इस स्थिति सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आप इसके सिंपल डिफिनेशन लिखेंगे, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं।
और आपको याद रहा तो लिख देंगे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगे। भाई ये चंद्रमा सूर्य की जो है प्रकाश है वो पृथ्वी पर आएगी नहीं, क्योंकि ये चंद्रमा बीच में आ जाता है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। ये हो गया 11वां क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। ये सूर्य है हमारा, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य, ये हमारा चंद्रमा है और पृथ्वी आ गई अर्थ, तो चंद्र ग्रहण होता है। यानी इस सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। उसमें क्या आता था, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता था। इसमें चंद्र ग्रहण में आप चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। फसल किसे कहते हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखेंगे कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन आता है। और 13वां क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जात के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। आप लिखेंगे एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जात के पौधे, अंडरलाइन, एक ही जात के पौधों के समूह को फसल कहते हैं, जो एक विस्तृत क्षेत्र में उगाए जाते हैं। एक ही जात के पौधों के समूह जो एक विस्तृत क्षेत्र में उगाए जाते हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं आपको हमने बताया है, इसके अगले पार्ट में आपको हमने बता चुका है ऑलरेडी। आइए फसल कितने प्रकार के क्वेश्चन दिया है। फसल 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ, जायद, रबी। हाँ, खरीफ में धान ऊन है, रबी में गेहूँ है, चना है, ये सब है। जायद में जो ककड़ी है, जो खीरा है, ये सब है, मक्का है। इनमें तो इस टाइम खरीफ की फसल ही है जो काटी जा रही है, धान। अब रबी का टाइम आ रहा है गेहूं का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई की विधि, सिंचाई की प्रमुख विधि क्या है? तो प्रवाह है, क्यूरी है, कूड़ है, वलय है, बाढ़ है, विधि ड्रिप विधि। आपको कुछ याद रहा तो 2-3 ही लिख दीजिए, 3-4 कम से कम। प्रवाह, क्यारी, कूड़, ड्रिप, है ना। प्रवाह, क्यारी, कूड़, ड्रिप, बाढ़, वलय, ये सब सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं। प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूड़ विधि, ड्रिप विधि, वलय स्थिति, बाढ़ विधि। कृषि के प्रमुख यंत्र है, हल है, पटेला है, रेक है, बखर है, फावड़ा है, ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, डिबलर है। तो आपके कृषि के प्रमुख यंत्र में हल है, फावड़ा है, ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है। मोस्टली आप सभी लोग जानते ही हैं ये क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। बीज बोने की प्रमुख विधि क्या है? हाथ से छिड़कावा विधि। बीज बोने का आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह काफ़ी है ना, टेक्निकल का टाइम आ गया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बीज बोने, लेकिन आज भी फार्मर लोग जो है हाथ से छिड़काव विधि के द्वारा बीज बोते हैं। तो आइए देखते हैं, कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। W बराबर क्या होता है? F/D। इसका यूनिट क्या होता है? कार्य का जूल। ऊर्जा का भी यही यूनिट होता है। कार्य और जूल का दोनों का जो है, कार्य और ऊर्जा का दोनों की यूनिट जूल होते हैं। ये एक अदिश राशि है, दोनों कार्य और ऊर्जा अदिश राशि हैं। W बराबर है बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। D इसमें विस्थापन है, F फोर्स है, W वर्क है। और हमने बताया है कि एक जूल में 10⁷ अर्ग होता है। एक जूल में कितना होता है? 10⁷ अर्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
MKS पद्धति में कार्य का मात्रक, अभी आपको हमने बताई है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल होता है। बल किसे कहते हैं? किसी पदार्थ अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करता है उसे बल कहते हैं। बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। M क्या है? इसमें मास है। M मास है। A क्या है? त्वरण है। और F त्वरण है। और F क्या है? यही तो बल है। F बराबर M इंटू ए। और बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और हमने आपको बताया है 1 न्यूटन में n से डिनोट करते हैं 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक, और जो हम बता रहे हैं इसमें और भी ये सब आप लिख सकते हैं, आपको याद रहे तो एकदम सॉलिड नंबर मिलेगा आपको। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? परिवहन के साधन मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पाद पर निर्भर करते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि को चलाने में। भाई विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर है, मोटर है ना, बहुत सी चीज़ों में। जो आपको याद रहे वही लिख दीजिए, लेकिन कुछ याद रखिए। पंखा, मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर। और 24 क्वेश्चन है, बायोगैस से क्या आशय है? बायोगैस गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस। बायोगैस जो होती है वो हमारी गोबर गैस से उत्पन्न होती है। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस। ऊर्जा के सीमित स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के सीमित स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। पत्थर का, कोयला, पेट्रोलियम। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत, इनमें क्या होता है? पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पत्थर का, कोयला है। आपको एग्जाम अनवीकरण स्रोत में आपको याद रखना है कि जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे स्रोत होते हैं जिनमें कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है। ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। ये सीमित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आसवन विधि का उपयोग पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि का उपयोग आप सीधे लिखेंगे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। एग्जाम्पल याद रख लीजिए, पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम ये हमारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय स्रोत भी हैं। ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीकरणीय वायु है, जल है, बायोगैस, सूर्य, पुनः प्राप्त होने जो हमें मिलते रहते हैं, नष्ट नहीं होती हैं। वायु है, जल है, ये ऊर्जा के स्रोत समय के साथ घटते नहीं, मिलते रहते हैं। मतलब इनका असीमित स्रोत है। वायु है, जल है, बायोगैस एवं सूर्य है, प्राकृतिक चीज़ें। वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के असीमित। आप इसको एग्जाम्पल लिखना, वायु, जल, बायोगैस, सूर्य। और कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है?
रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से। रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक? भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन अति आवश्यक है। जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन है, कपड़ा है, मकान है, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन। और 31 क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है। वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन स्रोत है? सौर ऊर्जा, वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा। सौर ऊर्जा, वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा। और क्या है? जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है। बायोमास है, ज्वार भाटा, समुद्री जल, वायु, ये हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आपका ये 31 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। तो गाइज, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें से कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। और आपको किस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि टेट सीटेट की हम तैयारी आपको करवाएं, सारी स्ट्रैटेजी उसके बारे में बताएंगे, कैसे क्या करना है आप कम समय में। अब भी आपके पास बहुत समय है, आपको कम समय में जो है इसकी तैयारी सीटेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपना बहुत सारा ढेर सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। और अपना जो है ओपिनियन किस टॉपिक पर कैसी वीडियो चाहिए ये ज़रूर आप हमें बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।